हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ में आज अपन बात करेंगे अर्थक्वेक्स के पार्ट 2 की, जिसमें वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में अर्थक्वेक्स का इम्पैक्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट क्या होता है, क्या क्या डिज़ास्टर्स आ सकती हैं, क्या क्या लैंडफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। अपन जो सिलेबस कवर कर रहे हैं वो सिलेबस अपना एक सीक्वेंस में चल रहा है। वो RAS RPS से पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट वो UPSC के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर भी इक्वली आपके लिए बेनिफिशियल है। साथ में रीट और अदर एग्ज़ाम्स इन इंडिया लेवल पे आप कुछ भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे राजस्थान लेवल पे हो, इंडिया लेवल पे हो, कोई से भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है ये वीडियोस। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं अर्थक्वेक होते क्या हैं, अर्थक्वेक का जो मैकेनिज़्म होता है वो कैसे डेवलप होता है, कैसे अर्थक्वेक से जो जनरेट होने वाली वेव्स हैं जिनको सिस्मिक वेव्स बोल रहे थे अपन प्रीवियस लेक्चर में, वो कैसे ट्रांसमिट होती है, ये चीज़ें जानने की अपन ने कोशिश की। अब अपन बात करते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड में इम्पोर्टेंटली या फिर मेनली कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंटली आते हैं, कौन कौन से रीजन्स इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ज़्यादा वल्नरेबल हैं अर्थक्वेक्स के लिए, मतलब जहाँ पर अर्थ के इंटीरियर में बहुत कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है, उठापटक होती रहती है, वो कौन कौन से रीजन्स हैं। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताई है कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कैसे काम करती है कि अगर प्लेटें क्या होती है, खाने वाली प्लेटें नहीं होती हैं, प्लेट होती है बड़ी बड़ी लिथोस्फेरिक, स्थल मंडल के बड़े बड़े स्लैब होते हैं। जैसे आपने पट्टियाँ देखी होंगी, चट्टानें देखी होंगी, रॉक्स होंगे, तो उनका अक्यूमुलेशन करो बड़ा सारा, ठीक है, कई हज़ारों किलोमीटर जितनी लंबी और गहरी हो जाए, लगभग 200-300 किलोमीटर डेप्थ तक की गहराई की, मोटाई की। अगर वो प्लेट्स एक दूसरे से टकराएंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, और वो जो वाइब्रेशन होगा उसी से फिर क्या होगा, अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स को अभी जो RAS RPS की पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में इतना डिटेल में एक्सप्लिसिटली बताया हुआ नहीं है, बट वो चीज़ अपन अच्छे से कवर करेंगे। बट अभी आप इतना जान लो कि अर्थ के इंटीरियर में बड़ी बड़ी स्लैब्स बनी हुई है, बड़ी बड़ी रॉक मतलब चट्टानों की बड़ी बड़ी वो है, एक तरीके से इकट्ठा हुआ मटेरियल है, वो टकराता है। कारण कि उसके नीचे का जो पार्ट है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड मतलब अर्ध तरल अवस्था में है। तो उसके ऊपर ये क्या चट्टानें, ये जो प्लेटें जो मैं बोल रहा हूँ, ये प्लेट्स क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं, तैरती रहती हैं। तो जब तैरेगी, दो नावें अगर पास पास में है तो कभी टकराएगी, कभी दूर जाएंगी, ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती हैं अर्थ के इंटीरियर में। तो अर्थक्वेक्स बेसिकली किस रीजन से ज़्यादा एसोसिएटेड है, जो रीजन कमज़ोर है, जहाँ पर अर्थ के इंटीरियर में एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, या फिर जहाँ पर अर्थ इंटीरियर कमज़ोर है, पहली बात। दूसरा, जहाँ पर आइसोस्टैटिकली डिस्टर्ब्ड एरिया है। आइसोस्टैसी मैंने बताया था कि एक तरीके से ये बैलेंस बनाने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, जिसमें अगर दो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही है तो एक प्लेट जो भारी होगी, भारी वाली क्या करेगी, नीचे धंसेगी। अब नीचे की तरफ अगर सबमर्ज हो गई है तो वो क्या करेगी, टूटेगी। टूटने के बाद में वो क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। कहने का मतलब, अगर अपन एक लकड़ी का फट्टा ले बड़ा सारा, उस पर दोनों तरफ से इधर से दबाव लगाएं और यहाँ पे बीच से, तो ये क्या करेगी, टूट जाएगी, और इस तरीके से ये ऊपर उठेगी। अब ये ऊपर उठ गई तो ये क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों फ्लैट जो पार्ट हैं वो वापस अपनी ही पोजीशन में आने की टेंडेंसी रखेंगे। इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस बनाने की टेंडेंसी को आइसोस्टेसी। और इस वजह से ये ऊपर जाना, फिर वापस नीचे आना, और ये दो टुकड़े अपने बराबर में इसी पोजीशन में वापस आ जाना, इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। उन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। तो बेसिकली अर्थ के इंटीरियर में जो वीकर जोन है, कमज़ोर जगहें हैं, या फिर साथ में जहाँ पर आइसोस्टैटिक मतलब प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। और ये कहाँ पर मिलता है, एक तो देखो प्लेट्स के मार्जिन पे। मार्जिन का मतलब हो गया प्लेट के किनारों पर। ये मान लो इंडियन प्लेट हो गई, ये अफ्रीकन प्लेट हो गई, इधर आप देखोगे यूरेशियन प्लेट हो गई। इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो कॉलेप्स है ये कंटिन्यू चलता रहता है, कॉलिजन चलता रहता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक अपने को फील होते रहते हैं। साथ में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर
फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग कंटिन्यू। फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग का मतलब कि जहाँ पर ज़मीन पर अर्थ के इंटीरियर पे कोई, यहाँ पे मान लो गड्ढा, नीचे गहराई पे, बहुत ज़्यादा गहराई पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ दरारें पड़ गई धरातल पे। अगर आप सरफेस पे देखो, दरारें पड़ गई, पहाड़ बन रहे हैं, फोल्डिंग हो रही है, दूर दूर जा रही हैं चट्टानें, खड्डा बन गया, गर्त बन गए गहरे गहरे, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो मेनली अर्थक्वेक कहाँ पर मिलेंगे अपने को, या तो प्लेट्स के मार्जिन, प्लेट के किनारों पे, या फिर जहाँ पर फॉल्ट या फिर फ्रैक्चर, मतलब जहाँ पे दरारें आई हुई रहती हैं। वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट प्लेट टेक्टोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन कौन सी प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स आप देख रहे हो, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब देखो ये प्लेट कहाँ तक है, ये देखो यहाँ तक है, ये पूरी यूरेशियन प्लेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लेट है ये। अब इससे जहाँ जहाँ पर भी कॉलिजन हो रहा है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो इंडियन प्लेट है वो टकरा रही है यहाँ पे लगातार। अब यहाँ पर अगर लगातार टकरा रही है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में क्या आते हैं, लगातार भूकंप आते हैं। कि नॉर्थ ईस्ट में आ गया, दिल्ली एनसीआर में भूकंप आते रहते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक एडिटोरियल डिस्कशन में वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो कि क्यों आते हैं एनसीआर दिल्ली में ज़्यादा भूकंप, उसको मैंने डिटेल से समझाया है। तो ये प्लेट्स का क्या है, ये कॉलिजन चलता रहता है इस वजह से। इसी तरीके से आप देख रहे हो जहाँ जहाँ ये जो लाइनें हैं आप देख रहे हो, ये सारी प्लेट्स की मार्जिन है। मतलब अफ्रीकन प्लेट का किनारा भी ये देखो, साउथ अमेरिकन प्लेट का किनारा है। इस तरीके से सारी प्लेट्स के किनारों के ऊपर कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है, जिस वजह से अर्थक्वेक आते रहते हैं इन क्षेत्रों में। ये हो गई मेजर प्लेट्स आपको जो मैंने बताई। अब देखते हैं अपन छोटी प्लेट्स के बारे में। देखो यहाँ पे अरेबियन प्लेट, कैरेबियन, कोकोज, नाजका, स्कॉटिया, यहाँ पे देखो कैरोलिना, कैरोलाइन, फिलीपींस, ये इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स है। मेजर प्लेट में एक अंटार्कटिका मैं बताना भूल गया था, तो मेजर प्लेट आप काउंट कर लो। नॉर्थ अमेरिका 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 मेजर प्लेट्स। और माइनर प्लेट्स में आप देखोगे सोमाली प्लेट हो गई, अरेबियन प्लेट हो गई, कैरेबियन, कोकोज, नज़का, बहुत सारी प्लेट्स हैं जिनमें मेजर मतलब इंपॉर्टेंट जो माइनर प्लेट्स है वो देख लो। फिलीपींस, ये देखो बर्मीज, माइक्रो इनको बोलते हैं माइक्रो प्लेट्स, ठीक है। मेजर, माइनर एंड माइक्रो मतलब बहुत ही छोटी होगी। तो इस तरीके से इन प्लेट्स के बीच में क्या कॉलिजन चलता रहता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपने देख ली, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट वैसे कंबाइन ही काउंट होती है, बट अभी अलग अलग कंसिडर करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर जब से सुनामी आई थी ना 2006 में, आपको ध्यान होगा, जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस भी करेंगे कि क्यों आई थी वो सुनामी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर उसके ये अलग इंटरप्रिटेशन कंटिन्यू चलता रहता है। तो इन प्लेट्स के बीच में क्या कॉलिजन होता रहता है। साथ में आप देखो अफ्रीका में यहाँ पे ये लाइन खींची हुई है, बीचों बीच, ये बीच में से निकली हुई, तो ये क्या है, ये सोमालियन प्लेट दूर जा रही है, ये अफ्रीकन प्लेट इधर की तरफ जा रही है या फिर नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पे ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, क्या है इसका नाम, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली क्रिएट हो रही है, खड्डा बन रहा है, फ्रैक्चर बन रहा है। ऐसे ही आप देखोगे नर्मदा, ये आप देखते हो ताप्ती, ये भी क्या है, रिफ्ट वैली के अंदर ही फ्लो होती हैं। कि इंडिया का जो साधारण पार्ट है, ये वाला जो दक्षिणी पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, यहाँ पर क्या हुआ, ये जब टकराया तो यहाँ पे झटके लगे, और उन झटकों की वजह से यहाँ पे क्या हो गए, दरारें बन गई, और उन दरारों के अंदर से ये नदियाँ बहती है, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। आप मुझे इनकी स्पेसिफिकेशन बताओ कि ये जो जितनी भी साउथ इंडिया में बहने वाली, मतलब प्रायद्वीप या भारत है, पेनिनसुलर इंडिया जो है, उसमें जितनी भी रिवर्स फ्लो होती है उनसे कैसे डिफरेंट है नर्मदा और ताप्ती, ये आप मुझे बताओ। ताप्ती को तापी भी बोलते हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। अब देख लो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये देखो ये वाला रीजन कहाँ है, यूरेशियन प्लेट जहाँ जहाँ टकरा रही है उस वाले रीजन में भूकंप आ रहे हैं। ये यहाँ पे मिड अटलांटिक ओशन है, ओशन रिज है, एक तरफ तो क्या है अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दूसरी तरफ आप देख रहे हो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये एक दूसरे से दूर जा रही है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, लगातार भूकंप आते रहते हैं, पर वो हल्के आते रहते हैं। ऐसे ही आप इधर देख रहे हो, ये इधर पैसिफिक प्लेट हो गई बड़ी, एक प्लेट मैंने बतानी भूल गया था, सॉरी, पैसिफिक प्लेट भी मेजर प्लेट के अंदर आती है, अंटार्कटिका वाली बताई दी थी। तो पैसिफिक प्लेट भी क्या हो रही है, इन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाली प्लेट से टकरा रही है लगातार, तो इधर भी भूकंप आते रहते हैं, पहाड़ों की बिल्डिंग चलती रहती है,
वॉल्केनोज भी कंटिन्यू आते रहते हैं। इसी तरीके से इस वाले रीजन में भी वही पैसिफिक प्लेट इधर, और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहाँ पर कैरोलिन और फिलीपींस प्लेट। यहाँ पर भी क्या होता है, लगातार भूकंप आते रहते हैं। और आपने देखा भी होगा टीवी न्यूज़ में कि इंडोनेशिया के अंदर कभी सुनामी आ रही है, कभी फिलीपींस में सुनामी आ रही है, ठीक है, जापान के अंदर तो नॉर्मली आती रहती है। तो ये सारा जो एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो किससे एसोसिएटेड आ रही हैं, प्लेट्स के मार्जिन से रिलेटेड, या फिर ये वाला रीजन आप देखो फ्रैक्चर से रिलेटेड, जहाँ पर अर्थ सरफेस पे क्रैक बन रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटीरियर एक्टिविटीज़ ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनकी वजह से अर्थ सरफेस पे वेरिएशन आ रहे हैं, उसकी वजह से ये भूकंप बनते हैं। और अगर ये भूकंप पानी के नीचे आ गए तो क्या ऊपर के पानी में वेरिएशन आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, और इसी के रिजल्ट के तौर पे सुनामी जनरेट होती है। ठीक है, इसका अपन डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब देख लो, थ्योरी अपन ने डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश की। तो देखो, सबसे अगर अपन क्लासिफिकेशन करें, डिवीजन करें, तो सबसे पहला रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट, जो कि प्रशांत महासागरीय प्लेट है, वो चारों तरफ से घिरी हुई है। ये गोल है पूरी की पूरी, इधर से नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, इधर यूरेशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर कैरोलिन, इधर फिलीपींस। इस तरीके से इसके चारों तरफ ही क्या हो रहा है, टकराव है, कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट का मतलब टकरा रही हैं प्लेटें एक दूसरे से, इसीलिए यहाँ पे वॉल्केनो ज़्यादा आते हैं, इसीलिए यहाँ पे भूकंप भी ज़्यादा आते हैं। वर्ल्ड का लगभग 63% अर्थक्वेक अकरेंस होती है इसी एरिया में, सरकम पैसिफिक प्लेट के चारों तरफ। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आ गए, चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्रीज़ आ गए जिनमें ये फील होता रहता है। यहाँ पे जो अर्थक्वेक आते हैं वो एक तो देखो वॉल्केनोज से एसोसिएट है, क्योंकि अगर ज्वालामुखी कहीं फट रहा है तो वो भी तो वाइब्रेशन तो क्रिएट करेगा, क्योंकि मटेरियल बाहर आके निकलेगा, तो उसकी वजह से। या फिर कहीं पे फ्रैक्चर या दरारें, या फिर कोई अर्थ के धरातल पे, अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ क्रैक आ रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ होती रहती है। फिर दूसरा जो है क्लासिफिकेशन वो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल में मतलब महाद्वीपों के बीच का ये भाग रहेगा। यहाँ इस रीजन की अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड के लगभग 21% अर्थक्वेक्स यहाँ पे एक्सपीरियंस किए जाते हैं। और इस वाले रीजन की अगर अपन बात करें तो मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, और फिर बाद में जो अल्पाइन हिमालयन बेल्ट है, मैं आपको यहाँ मैप पे दिखाता चलूँगा तो ईजी रहेगा मेरे हिसाब से। एक सेकेंड होल्ड कीजिए आप, देखो यहाँ पे आप, ये रह गया मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, बिल्कुल बीचों बीच, जो कि भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी से होती हुई, आल्प्स से होती हुई, इधर से हो ये पूरे माउंटेन सीरीज़, हिमालय, ठीक है, सुलेमान की इधर से होती हुई, फिर बाद में हिमालय होती हुई, अराकान योमा जो म्यांमार में है उधर से होती है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चली जाती है। अंडमान निकोबार भी क्या एक तरीके से एक्सटेंशन ही है, ये हिमालयन रीजन वाले, हिमालयन जो रीजन है उसी का एक्सटेंशन अंडमान निकोबार। पर ये पहाड़ी इलाका होने के बावजूद ये पानी में डूबा हुआ है अंडमान निकोबार, इसलिए क्या है, आइलैंड्स बन जाते हैं। ये चीज़ मैंने पहले बता दी कि ये जो अंडमान आइलैंड जो भी होता है ना समुद्रों में, वो एक तरीके से माउंटेन्स ही होता है, पर वही चीज़ है कि वो क्या पानी में डूबे हुए माउंटेन्स है, इसलिए वो आइलैंड की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये वीकर जोन है, कमज़ोर क्षेत्र है, जहाँ पर फोल्डेड माउंटेन, जैसे मैंने पहाड़ों की बात की थी, कौन कौन से पहाड़, फोल्डेड माउंटेन्स की बात की, आल्प्स हो गया, हिमालय हो गया, ये इन पे इस रीजन में स्प्रेडेड है। और इस पूरे रीजन को अगर अपन कंट्री वाइज देखें तो देखो, मैक्सिको से शुरू होता है, फिर अटलांटिक को क्रॉस करते हुए आल्प्स जो कि यूरोप में है, फिर कॉकेसस जो कि यूरोप में ही है उधर से होती हुई, फिर हिमालय से होती हुई साउथ ईस्ट के जो आइलैंड है जो मैंने बता दिया आपको उधर से होती हुई, फिर ज्वाइन कर लेती है सरकम पैसिफिक ओशियन वाली बेल्ट को। फिर है मिड अटलांटिक रिज, इसके बारे में अपन ने देखा प्रीवियस लेक्चर्स में, जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। और उसी वॉल्केनिक एक्टिविटी, क्योंकि डाइवर्जेंट प्लेट है, वो दूर जा रही है एक दूसरे से, दोनों प्लेटें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाली प्लेट यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से दूर जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दरार पड़ रही है, तो नीचे से मैग्मा आता है और यहाँ पे ठंडा हो जाता है समंदर के नीचे, एकदम एकदम नितल पे। तो इस चक्कर से क्या हो जाता है, वहाँ पे कंटिन्यू अर्थक्वेक
जो कि शैलो फोकस का मतलब ज़्यादा गहराई से वो मैग्मा निकलता नहीं है, इसलिए अर्थक्वेक भी आ जाते हैं तो मॉडरेट ही रहते हैं, ज़्यादा कोई डिजास्टर लाते नहीं हैं। डाइवर्जेंट प्लेट के बारे में मैंने बता ही दिया कि एक दूसरे से दूर जा रही है, इसीलिए वहाँ पर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट है तो मैग्मा नीचे से निकल के नया क्रस्ट बना रहा है, मतलब पृथ्वी का नया एक तरीके से क्रस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, इसका अगर अपन देखें स्प्रेड, तो नॉर्थ में तो आइसलैंड है और साउथ में आप देखोगे तो बुवेटोव आइलैंड, जो कि साउथ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। इनके अलावा अगर दूसरे क्षेत्र देखें तो उनमें है रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, जिसके बारे में अपन बार बार देख रहे हैं, वहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। साथ में गल्फ ऑफ एडन, जहाँ पे आप देखोगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उसके पास में यहाँ पर ये कौन सी प्लेट थी, अरेबियन प्लेट, और ये अफ्रीका, तो इस वाले रीजन में भी क्या है, कंटिन्यूस सिस्मिक एक्टिविटी चलती रहती है। और साथ में इसी से अटैच हो गया अरेबियन सी, अरब सागर, वहाँ पर भी क्या होती है, ये एक्टिविटीज़ महसूस की जाती है। अब देखते हैं अपन इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स का असर क्या पड़ता है। तो आप देखोगे कि अर्थक्वेक एक नेचुरल हैजार्ड है, अर्थ के इंटीरियर में ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसके इमीडिएट जो इम्पैक्ट आते हैं वो आप देखोगे, ग्राउंड शेकिंग, धरातल हिलता है पूरा का पूरा। फिर उसी के साथ में आप देखोगे डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, मान लो यहाँ पे थोड़ा ऊंचा है, यहाँ पे ये नीचा है, तो ये क्या होगा, एडजस्ट होकर के लेवलिंग हो जाती है इसकी। या फिर जो ऑलरेडी प्लेन एरिया है वहाँ पर कोई दरारें बन सकती हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। साथ में अगर कहीं हाइट के ऊपर कीचड़ है या फिर कोई ज़मीन है वो ज़्यादा एक तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं है, जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है मान लो, अब यहाँ वाली क्षेत्र में अभी बारिश हुई है, अब बारिश की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ का जो पूरा एरिया है, पूरी जो मिट्टी है, सॉइल है, कंकड़ है, जो भी सारा है, वो क्या हो गया, मड में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही अगर नीचे वाइब्रेशन होंगे तो ये भी हिलेगा, तो ये नीचे आएगा कि नहीं, तो मड स्लाइड या फिर लैंड स्लाइड भी होता है इसकी वजह से। ऐसे ही सॉइल लिक्विफिकेशन, सॉइल लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो जो नॉर्दर्न पोल है या सदर्न पोल है या फिर हिमालय की चोटियां हैं, वहाँ पर क्या है, स्नो है सारे साल, पर अगर स्नो जैसे जैसे पिघलेगा गर्मियों के टाइम पे, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे वो मिट्टी को भी अपने साथ में क्या करेगा, मिक्स कर लेगा। अब वो पानी मिला हुआ एक तरीके से मडी हो जाएगा, और फिर जैसे ही नीचे का अगर पोर्शन धरती का वाइब्रेट करेगा तो ये भी क्या करेगा, मूव करेगा कि नहीं, प्रवाहित होगा, फ्लो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सॉइल लिक्विफिकेशन। ग्राउंड लर्चिंग, ग्राउंड का जो है सेगमेंट, मतलब एक तरीके से लैंडफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और अगर कहीं पर कोई पूरा आइस कैप है जिसको अपन बोलते हैं ग्लेशियर्स, वो ग्लेशियर अगर थोड़ा बहुत भी क्रैक हो गया और वहाँ पर अगर अर्थ के इंटीरियर पे भूकंप एक्टिविटी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो वो जो बर्फ़ है वो भी क्या होगी, टूट करके दूर अपना जगह एक झटके में चेंज कर सकती है, जिसको अपन बोलते हैं एवलांच। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि अर्थ, ये जो स्नो जो होती है, बर्फ़ जो होती है, वो अचानक से अपनी जगह बदल लेती है। तो आपने सुना भी होगा कि एवलांच की वजह से सियाचिन ग्लेशियर में इतने सैनिक, इतने फौजी भारत वाले उसके बर्फ़ के नीचे दब गए, मतलब धंस गए। तो ये चीज़ें किस वजह से होती है एवलांच, नॉर्मली तो ग्लोबल वार्मिंग है क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है, बट अर्थक्वेक आ जाता है तो भी क्या हो गए, वो बर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, और उसकी वजह से उसके नीचे जब बर्फ़ रगड़ लगाएगी तो उसकी वजह से भी लैंड फॉर्म भी ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गए इमीडिएट के बाद में आप देखोगे तो और क्या क्या इफेक्ट आते हैं। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो कि हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पे पूरा का पूरा मटेरियल शिफ्ट हो जाता है। कोई बड़ा डैम, कोई बांध बनाया हुआ है वो टूट सकता है तो बाढ़ आ सकती है। नदियों ने अपना खुद का जो अवसाद या सेडिमेंट्स ला करके अपना एक पूरा एक पैटर्न बनाया हुआ है, वो साइड की जो दीवारें जिनको लीवी बोलते हैं वो भी टूट सकती हैं तो भी आ सकती है बाढ़। आग लग सकती है, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनी हुई है ये, या फिर आपने कोई रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है वो भी टूट सकता है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स जिसको बोलेंगे। फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऊपर से नीचे चीज़ें गिरती हैं सारी की सारी। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या आता है, अगर ये समुद्र, ये तो हो गया क्या ऊपर ऊपर का तो सारा का सारा, ये तो मैक्सिमम थे ग्राउंड पे आप रह रहे हो, स्थल पे, और वहाँ पर अर्थक्वेक आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगर इसी के कन्वर्ट्स अगर अपन बात करें, यही अर्थक्वेक अगर अपन मतलब ओशन वाटर के नीचे ये अगर एक्सपीरियंस करें, तो वहाँ पर
आपको क्या एक्सपीरियंस होगी? सुनामी। सुनामी बनती कैसे है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मान लो ये दो प्लेटें हैं, एक तो इंडियन प्लेट और एक मैंने बर्मीज़ प्लेट बताई थी जो कि माइक्रो प्लेट है। अब यहाँ पर ये ऊपर की तरफ कौन सा ओशन है गया? ये पानी है सारा, ये हो गया अपना इंडियन ओशन। अब ये इंडियन प्लेट जो है ये बर्मीज़ प्लेट के नीचे जब धंसेगी तो अचानक से क्या होगा? खड्डा बनेगा। अब खड्डा बनेगा तो ये यहाँ पे पानी आ जाएगा सारा का सारा। अब यहाँ पे पानी आएगा तो जो ये किनारे वाले क्षेत्र हैं, किनारे वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या होगा? ये पानी इधर जाएगा और ये यूँ अचानक से ज़मीन निकल के आ जाएगी, यहाँ पे पानी की कमी, और यहाँ इस खड्डे में पानी भर गया। अब ये जो प्लेट है इंडियन प्लेट वापस से एडजस्ट करेगी आइसोस्टैटिक एक्टिविटी की अंडर। मैंने बताया रीएडजस्टमेंट होता है, बैलेंस। अब ये जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी तो ये खड्डा वापस से रीबैलेंस हो जाएगा और ये पानी है वापस बाहर की तरफ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा? डिजास्टर आ जाएगी कि पानी अचानक से झटके से यहाँ बाहर निकलेगा। यहाँ पे जो खड्डा है, यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हुआ, ये पानी क्या होगा? अचानक से बाहर निकलेगा और ये किनारों की तरफ जाएगा और किनारों से बहुत आगे तक जाकर के ये जितना भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी। एग्जैक्टली ये हुआ था 2006 में, लगभग 26 दिसंबर को, जब लोगों ने पहली बार ये देखा। मतलब इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, पहले तो पता नहीं कितनी बार हुआ। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आएगी, देखना आप, कि जैसे ही ये पानी यहाँ से रिसीड किया, यहाँ से नीचे की तरफ गया, क्योंकि ये धंस गई थी इंडियन प्लेट, नीचे खड्डा बन गया था, तो उस टाइम पे यहाँ से पानी वापस आ गया। तो लोगों ने सोचा ये क्या है, देखे, तो यहाँ दूर दूर तक लोग देखने तक आ गए थे। और फिर जैसे ही एडजस्टमेंट हुआ तो पानी वापस फायर बैक हुआ, अचानक से आया। तब लोगों को मौका ही नहीं मिला कि यहाँ से भाग भी जाएं। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादा लॉसेज हुए थे। जबकि इसी के जस्ट आप देखोगे ऑपोजिट, अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो ट्राइबल पीपल हैं उन लोगों ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि उन्होंने नेचर को समझ रखा है। अब देख लो, नेचर के पास रहने का इतना उनको बेनिफिट रहा। अब देखते हैं सुनामी के बारे में थोड़ी डिटेल। मैंने ब्रीफिंग तो कर दी है। सुनामी देखो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कमिंग ओशियन वेव। ठीक है, कमिंग ओशियन वेव। ठीक है, समुद्री लहरें जो आ रही हैं उनको सुनामी बोला जाता है। इनको हार्बर वेव्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये होता क्या है? ये अपने आप में, जैसे मैंने बताया कि अर्थ के मतलब अर्थ सरफेस के, मतलब सी के बॉटम पे ही एक्टिविटी होती है अर्थक्वेक वाली, तब जाके सुनामी जनरेट होती है। इसका मतलब जो ज्वार भाटा जो आता है, टाइडल एक्टिविटी है, उससे इसका कोई एसोसिएशन नहीं है। पहली बात तो ये आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में जब अपीयर होगे तो हेल्प करेगी ये चीज़ आपकी समझने में कि ये टाइडल वेव से कोई रिलेशन नहीं रखता है। साथ में इनका जो ऑसिलेशन होता है, दोलन जो होता है, देखो दोलन क्या होता है? एक टाइम के अंदर यूं वेरिएशन आना। अब ये जो वेरिएशन ऑसिलेशन है, ये नॉर्मल वेव जो टाइडल वेव्स होती है उनका तो ज़्यादा होता है, बट इनका ये क्या होती है? लॉन्ग वेव्स होती है। लॉन्ग वेव्स का मतलब क्या हो गया कि इनके एक क्रेस्ट, इसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको बोलते हैं ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी को जो है वो अपन बोलते हैं वेवलेंथ, और वो होती है लगभग 160 किलोमीटर से ज़्यादा। तो आप देख सकते हो कि इनकी वेवलेंथ कितनी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब एक बार पानी यहाँ ऊंचा हो रहा है तो वो अब दोबारा पानी 160 किलोमीटर के बाद में जाके पानी ऊपर होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ के लोगों को कैसा आइडिया लगेगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। 160 किलोमीटर इज़ अ बिग डिस्टेंस इस वजह से। और इनका जो ओरिजिन है वो मैंने बता ही दिया किस वजह से, ओशन बेड्स पे अर्थक्वेक के आने से होता है। इसमें होता क्या है, अगर ओशन बेड पे ही एक्टिविटी आ रही है तो ऊपर का सारा पानी इसमें मूवमेंट में आ जाता है। तो वॉल्यूम इज़ ह्यूज, बहुत ज़्यादा आयतन के मतलब वॉल्यूम होता है पानी का। इस वजह से इसमें जो डिजास्टर है वो भी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए इसमें ये कंप्लीट डेप्थ तक इफ़ेक्ट होने की वजह से, पूरी गहराई तक इफ़ेक्ट होने की वजह से ये ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होती है। वेवलेंथ मैंने बताई दी 160 किलोमीटर होती है, जबकि स्पीड इनकी होती है 650 किलोमीटर प्रति घंटा। एक प्लेन उड़ता है ना, उससे भी ज़्यादा स्पीड है ये। तो आप देख लो, प्लेन की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से ही आती है, तो कहाँ कोई भाग पाएगा, बच ही नहीं सकते इनसे। ठीक है, इनका एम्पलीट्यूड ओपन ओशियन में देखोगे आप तो वहाँ पर तो 1 मीटर ही लगेगा, वहाँ पर तो यूँ लगेगा कि अरे यार ये तो छोटी सी है।
मतलब ओपन ओशियन में एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि सुनामी आ रही है क्या नीचे। बट जैसे जैसे कोस्टल रीजन में जाएगा तो वाटर वॉल्यूम जो बड़ा सारा पूरा मतलब पूरे समुद्र के गहराई से बिल्कुल ओशन बॉटम से लेके बिल्कुल ऊपर तक पूरा पानी जब पूरे कोस्टल रीजन तटीय क्षेत्रों की तरफ आता है तो वो क्या करता है, ग्रेट डिजास्टर करता है, बहुत ही कम टाइम के अंदर सब कुछ ख़त्म कर देता है। इन सुनामीज के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रीजन अगर अपन देखें तो वो है पैसिफिक ओशियन, क्योंकि अब मैंने बता दिया कि पैसिफिक प्लेट जो है वो चारों तरफ से टकरा रही है, इसी वजह से वहाँ पे वॉल्केनोज ज़्यादा आते हैं, इसी वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। और जब समुद्रों में अर्थक्वेक आते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, सुनामी। ठीक है, तो इस वजह से पैसिफिक ओशियन सबसे ज़्यादा डेंजरस पोजीशन में आ जाता है सुनामी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में ये एरिया कौन सा है, कन्वर्जेंस जोन वाला, मतलब दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं। अब यहाँ पे आपके सामने, सॉरी मैंने 2006 बोला आपको, वो 2004 में आया था वो अर्थक्वेक, 2004 का अर्थक्वेक था, जिसमें ये देखो ये इंडियन प्लेट है, ये यहाँ पे बर्मा प्लेट के नीचे धसी थी, पानी धसी तो यहाँ पे खड्डा बना, पानी सारा इकट्ठा हो गया आसपास का, लोग यहाँ पे आए तमिलनाडु वाले और ये अरे भाई देखते हैं क्या हुआ, ये खाली कैसे हो गया पूरा समुद्र, एकदम से पानी कैसे ख़त्म हुआ। फिर ये प्लेट वापस से रीएडजस्ट हुई और ये अचानक से पूरा पानी इधर आगे तक पहुँच गया, इन सब का यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका इफेक्ट आप कहाँ कहाँ पे देख सकते हो, अंडमान निकोबार वाले रीजन में, इधर देखो म्यांमार वाले रीजन में, थाईलैंड वाले रीजन में भी एक्सपीरियंस किया गया। ये सुमात्रा है इंडोनेशिया का आइलैंड, वो भी है यहाँ पे इंडिया वाले रीजन में, श्रीलंका वाले रीजन में, और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस किया गया था। इंडिया में आप देखोगे तो सिस्मिक एक्टिविटी एंशिएंट टाइम पे कहाँ कहाँ हुई है, तो ये एक पूरा बेल्ट है नॉर्दर्न इंडिया में, जिसमें श्रीनगर और कांगड़ा वाले रीजन में आपको एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे उत्तराखंड वाले रीजन में, दिल्ली में आते ही रहते हैं, जयपुर में भी दिल्ली के ट्रेमर्स अपन एक्सपीरियंस करते हैं। अरावली वाला रीजन कंपैरेटिवली स्टेबल है, बट अरावली वाले रीजन में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी अगर होती है तो वो अपने को एक्सपीरियंस होता है। ये देखो सेंट्रल इंडिया जो कि नर्मदा वाला मैंने बताया था आपको, नर्मदा तापी वाला रीजन जो कि रिफ्ट वैली बनती है यहाँ पे, दरार भ्रंश घाटी की पृथ्वी के धरातल पे दरार आ गई खिंचने की वजह से, ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गई, दरार, और इसी दरार में बहती है क्या, नर्मदा रिवर। मुंबई वाले रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में भी जो कोयना वाला इफेक्ट, कोयना वाला जो अर्थक्वेक आया था वो हो गया। इस तरीके से क्या है, इन रीजन में काकीनाडा, चेन्नई में भी आते रहते हैं भूकंप। ठीक है, ऐसे ही वेल्लारी वाला रीजन, मैंगलोर, ये जो है एंशिएंट टाइम में इंडिया में कहाँ कहाँ पर भूकंप आए हुए हैं वो यहाँ पे बताया हुआ है। हिमालयन थ्रस्टल फॉल्ट, HTF, ये पूरा हिमालयन रीजन, ये तो सिस्मिक वेव्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही, नॉर्थ ईस्ट में आते ही रहते हैं, जिसमें शिलोंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से प्रोन टू अर्थक्वेक है। मुंगेर आप देख सकते हो, सिंहभूम, कोलकाता, भोपाल, ठीक है, इन रीजन्स के अंदर क्या लगातार आते हैं। और ये यहाँ पर देखो हाई सिस्मिक जोन, यहाँ पर कंटिन्यू आते रहते हैं। अब जो अपन ने देखा अभी तक इंडिया में अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आते हैं, तो अर्थक्वेक को मेज़र करने का भी कोई ना कोई स्केल तो होता ही होगा कि कौन सा अर्थक्वेक है वो ज़्यादा डिजास्टरस है, कौन सा कम डिजास्टर लेके आता है। तो उन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें जो ये वाला पोर्शन है ये है सबसे ज़्यादा डिजास्टर लेके आने वाला। और ये आप देख सकते हो उत्तराखंड वाले रीजन में है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन रीजन्स में है, और कच्छ भुज वाला रीजन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो हिमालयन रीजन से एसोसिएटेड रीजन के अंदर ही ज़्यादा सीवियर भूकंप आते हैं। फिर इनसे थोड़ा कम भूकंप, कम मैग्नीट्यूड 5 से 7 मैग्नीट्यूड वाला जो आता है वो ये एरिया है डॉटेड वाला, जिसमें भी आप हिमालयन रीजन से एसोसिएटेड रीजन को देख सकते हो। फिर तीसरे पे आप देखते हो लगभग 4 से 6.5 मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक है वो आते रहते हैं। तो या इसमें वेस्टर्न राजस्थान आ गया, सेंट्रल इंडिया आ गया, ईस्टर्न इंडिया आ गया, इस वाले रीजन को आप देख सकते हो। और ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है यहाँ पर। ऐसे ही जोन नंबर 2 में आप देखोगे तो जिसमें 2 से 4 मैग्नीट्यूड का ही आता है, जिसमें क्रॉस वाला रीजन में, जिसमें जयपुर वाला रीजन भी इसी में आ गया। राजस्थान का आप देखोगे साउथ रीजन है वो भी इसी में आ जाता है। ऐसे डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है वो भी आ गया। और साथ में आप देखोगे जोन 1 जहाँ पर बहुत ही कम या फिर लो इंटेंसिटी या फिर माइन्यूट जो एक्सपीरियंस ही ना हो, वो आप देखोगे तो एक तो देखो सेंट्रल इंडिया और डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन।
इन रीजन के अंदर यहाँ पर ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पार्ट है। तो ये चीज़ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ ली जाती है प्रीलिम्स के अंदर कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो सिज्मिकली मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया है। बिल्कुल सही बात है। और जबकि हिमालयन रीजन क्या है, मोस्ट वल्नरेबल सिज्मिक एक्टिविटीज़ के लिए। अब जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन जो आया अपन ने देखा अपने सिज्मिक जोन्स में, तो फर्स्ट वाला तो क्या है, बिल्कुल स्टेबल पोर्शन है, तो उसमें तो देखने का मतलब नहीं है। बट जहाँ जहाँ पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है वो अपन देखते हैं। देखो सबसे ज़्यादा डिजास्टर 5 वाली जोन में आता है, जोन 5 में मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है, जो रिक्टर स्केल होती है 9 या उससे ज़्यादा 10 तक पहुँच जाती है। तो इसमें देखो कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रण ऑफ कच्छ और बिहार, अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लोगे, बाकी चीज़ें एकदम नॉर्मल है, कोई इशू नहीं। मोर इंटेंसिटी बट लेसर देन 5, मतलब 5वीं जोन से कम, वो वाले रीजन में ये आ जाएंगे। आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का नॉर्थ पार्ट, गंगा यमुना दोआब, बिहार, स्मॉल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, यमुना, दिल्ली, ऐसे ही आप देख सकते हो मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, ये सारे के सारे आ गए कहाँ पे, हरियाणा वाले रीजन में। ऐसे ही आप देखोगे जोन 3 में मीडियम इंटेंसिटी के, इसमें 7 तक आ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो केरला, गोवा, गुजरात, ये वाला रीजन आ जाएगा। राजस्थान भी इसी में आता है, इसलिए अपने यहाँ पे कम से कम अपन इफेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही आप देखोगे लेस इंटेंसिटी जोन 2 की बात करोगे तो ये लगभग इंडिया का 46% एरिया कवर करता है। तो इंडिया में जो हिमालयन जोन है या फिर जो फ्रैक्चर वाली जो जोन है वहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं इन कंपैरिजन टू जो डेक्कन प्लेट्यू वाला दक्कन का पठार दक्षिणी भारत है, वहाँ पर कम अर्थक्वेक्स आते हैं। ये स्टेटमेंट आप ऐसे कैसे याद रखना, प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक का अपना डिस्कशन कंप्लीट होता है जिसमें अर्थक्वेक के बारे में अपन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और ये अपना RAS RPSC के हिसाब से पूरा कंप्लीट सिलेबस होता है यहीं पे। अब मैं फर्दर जो भी वीडियोस कवर करूँगा वो वीडियोस होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेस्ड, ठीक है, जो कि आपको प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें अपन और देखेंगे कि प्रीलिम में अपना कौन कौन से पॉइंट छूट रहे हैं। ये मेंस का पूरा सिलेबस आज तक का अपना कवर होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।